नमस्कार सभी सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट और महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जहां दोस्तों खुशखबरी है आप सभी के लिए, डीआर और डीआर को लेकर खुशखबरी आ चुकी है। जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता सीधा आप सभी के लिए फाइनल होने जा रहा है, जिसमें दोस्तों कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी और पेंशन, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से आप सभी को जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों लाखों कर्मचारियों को सरकार ने दिया बहुत ही बड़ा गिफ्ट। डीए में होगा 5% का इजाफा, वेतन और पेंशन में होगी जबरदस्त बढ़ोतरी। तो आखिरकार डीए बढ़ने के साथ साथ आप सभी के वेतन और पेंशन में कैसे बढ़ोतरी की जाएगी, इसके बारे में बात करेंगे। वहीं ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। पेंशन को लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और सरकार को 4 सुझाव। पेंशन योग्य वेतन सीमा में संशोधन से बढ़ेगी पेंशन की राशि और कर्मचारी और पेंशन धारकों को मिलेगा बेहतर लाभ। इसको लेकर बड़ी खबर आई, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही ईपीएस 95 पेंशन पर बड़ी न्यूज है। ईपीएफओ का सदस्य जानिए पीपीओ नंबर वरना अटक जाएगी पेंशन। सबसे आसान तरीका कौन कौन सा है वरना आपकी पेंशन जो है वो अटक जाएगी। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर पीपीओ नंबरों पर बड़ा अपडेट आ चुका है। इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से आप सभी को जानकारी देंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन और पेंशन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, डीए और डीआर पर बड़ी खुशखबरी आ चुकी है आप सभी के लिए। जुलाई 2024 से ही महंगाई भत्ता हम सभी के लिए सीधा फाइनल होने जा रहा है, जिसमें दोस्तों सैलरी और पेंशन के अंदर कैसे और कितनी बढ़ोतरी आएगी इसको दोस्तों एआईसीपीआई इंडेक्स आंकड़ों से साफ हो चुका है। इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हां दोस्तों, कर्मचारी और पेंशन भोगी असमंजस में है कि मई का महीना समाप्त हो चुका है, फिर भी फरवरी और मार्च महीने की एआईसीपीआई का आंकड़ा जारी क्यों नहीं हुआ, इसको लेकर रीट भी डाला गया था, फिर भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि एआईसीपीआई के आंकड़े क्यों नहीं जारी किए गए। ऐसे में क्या सरकार की मंशा जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता देने की है या फिर कुछ और इरादा है, इसको लेकर दोस्तों 5 मुख्य पॉइंट सामने आ चुके हैं, जिसमें महंगाई भत्ते का भुगतान, प्रत्येक दिन की अंतिम तारीख को जारी आंकड़ा, महंगाई भत्ता बेसिक में मर्ज, सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी, और अगर मर्ज नहीं हुआ तो क्या होगा। इन 5 टॉपिक के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। देखिए दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि एआईसीपीआई के आंकड़े के हिसाब से महंगाई भत्ता तय किया जाता है। साल में 2 बार 6 मई के आधार पर यह महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होती है। जनवरी 2024 से जून 2024 तक के लिए महंगाई भत्ता 50% हो चुका है। इसके बाद जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 तक के लिए महंगाई भत्ता कितना होगा वह पूरी तरीके से डिपेंड करता है एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों के ऊपर, लेकिन 2 महीने से लगातार ये आंकड़े जारी नहीं हुए हैं। आपको बता दूं कि एआईसीपीआई का आंकड़ा प्रत्येक महीने के अंतिम दिन जो है लेबर ब्यूरो की तरफ से जारी किया जाता है। कुल 6 महीनों के आंकड़ों को जोड़कर महंगाई भत्ता तय किया जाता है, लेकिन 2 महीने के इस आंकड़ों को जारी नहीं किया, जिससे जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता कितना होगा ये दोस्तों समझ के परे लग रहा है। कर्मचारी संगठन लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि 50% महंगाई भत्ता होने के बाद उसको बेसिक में मर्ज किया जाए, क्योंकि 5वें वेतन आयोग के आधार पर एक बार ऐसा किया गया था। उसी को देखते हुए हर सरकार महंगाई भत्ते को बेसिक में मर्ज करे। वहीं पर जानकारों का यह भी मानना है कि जुलाई 2024 से सरकार महंगाई भत्ते में बेसिक में मर्ज करना चाहती है। लोकसभा चुनाव की समाप्ति के बाद इसकी आधिकारिक घोषणा भी हो सकती है। अगर जुलाई से महंगाई भत्ता बेसिक पे में मर्ज होता है तो उनकी सैलरी और पेंशन में कितनी कैसे बढ़ोतरी होगी, चलिए आपको उदाहरण के माध्यम से बताते हैं। देखिए, मान लीजिए किसी भी कर्मचारी हैं या फिर कोई भी पेंशन भोगी, उसकी बेसिक जो है वो 40,000 रुपए की है, तो दोस्तों 40,000 रुपए का 50% यानी कि 20,000 रुपए हो जाता है। और महंगाई भत्ता मर्ज करने के बाद कर्मचारियों की जो नई बेसिक है वो दोस्तों 60,000 हो जाएगी। और तो इसी प्रकार से आपको जुलाई 2024 से फिर से जीरो करके आप सभी का महंगाई भत्ता आप सभी को मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर सरकार महंगाई भत्ते को बेसिक में मर्ज नहीं करती है, जिस प्रकार से महंगाई भत्ता हाल फिलहाल में मिल रहा है उसी प्रकार से महंगाई भत्ता आगे बढ़ोतरी की जाती है 4% की, तो कुल यहाँ पर जो है 54% हो जाएगा। तो इस आंकड़ों के हिसाब से आपकी सैलरी और पेंशन कैसे बनती है, चलिए मैं आपको सेम उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ। देखिए, कर्मचारी और पेंशन भोगियों की जो बेसिक है वो 40,000 की थी और 54% डीए के हिसाब से जो कुल महंगाई भत्ता है वो दोस्तों 21,600 रुपए मिलेगा।
इस प्रकार अगर मर्ज होता है तो दोस्तों आपको कम मिलेगा, लेकिन अगर मर्ज नहीं होता 54% होता है तो इसमें आपको 1600 रुपए के पेंशन बढ़ोतरी या फिर यहाँ पर जो है बढ़ोतरी भत्ता अलग से मिलने वाला है, जिससे मर्ज नहीं होने के कारण दोस्तों कर्मचारी और पेंशन धारकों को एक्स्ट्रा लाभ मिलने वाला है। इस प्रकार मर्ज होने से अभी तक कोई फायदा नहीं देखने को मिला, लेकिन 2025 में इसका फायदा देखने को मिलेगा। मान लीजिए 2025 से डीए 4% बढ़ता है तो इस हिसाब से आपको फायदा देखने को मिलेगा, लेकिन वर्तमान की स्थिति में जुलाई 2024 से मर्ज होने से कोई भी बढ़ोतरी नहीं होने वाली, केवल आपकी बेसिक चेंज हो जाएगी। ये बड़ी खबर आप सभी के लिए निकल कर सामने आई है। वही दोस्तों हम सभी के लिए लाखों कर्मचारियों को सरकार ने यहाँ पर बड़ा तोहफा दिया है। डीए में 5% की बढ़ोतरी यहाँ पर वेतन और पेंशन में किस प्रकार से जोड़ी जाएगी। तो देखिए, केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव के दौरान नौकरशाहों की जेब हाल फिलहाल में भर रही है। कॉस्ट प्रीमियम के 4% की बढ़ोतरी की लगभग सभी को पता है। इस बार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बैंक खाते में दोस्तों 12,600 करोड़ रुपए आएंगे। परिणाम स्वरूप दोस्तों केंद्रीय सिविल सेवक असंतुष्ट नहीं है। यहाँ पर मार्च में सिविल सेवकों के बढ़े हुए वेतन और भत्तों की सूची भी दोस्तों जारी कर दी जा चुकी है। यहाँ पर जो है कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होगी। डीए बढ़ोतरी तय हो चुका है। लोकसभा चुनाव से पहले ही केंद्र सरकार ने ग्रेजुएट की यहाँ पर 5 लाख रुपए की लिमिट बढ़ा दी। पहले जो 20 थी 25 लाख रुपए कर दी। इसके अलावा जो अधिकारी है उसका कैंटीन, व्यापार, यात्रा, उप सहायता भत्ते भी यहाँ पर जो है 25% बढ़ चुके हैं। तो इसे देखते हुए अब कर्मचारियों को यहाँ पर फायदा होना शुरू हो चुका है। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ी खबर है कि पेंशन को लेकर ईपीएफओ और सरकार को 4 सुझाव है। पेंशन योग्य वेतन सीमा में संशोधन से यहाँ पर जो है पैसा बढ़ने वाला है, सैलरी और पेंशन बढ़ने वाली है। तो कैसे बढ़ेगी, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बवाल थम नहीं रहा है। सरकार और पेंशन भोगियों के बीच सीधी लड़ाई हो रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर गुस्सा हाल फिलहाल में उतारा जा रहा है। सरकार से बड़े आश्वासन की उम्मीद थी जो मिली नहीं। अब पेंशनर्स खुद को कई सुझाव दे रहे हैं जिससे पेंशन के लाभ यहाँ पर जो है अधिक मिल सके। पेंशनर्स आंदोलन से जुड़े रामकृष्ण पिल्लई ने सुझाव दिया कि सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से उन्होंने लिखा कि मेरे हिसाब से ईपीएस 95 पेंशन के लिए सरकार को ठोस पहल करनी चाहिए। क्या क्या पहल हो सकती है, इसको 4 बिंदुओं में उन्होंने समझाया है। उद्देश्य उनका यही है कि पेंशन भोगियों का इससे भला हो सके। तो दोस्तों आखिरकार 4 पॉइंट समझते हैं जिससे ईपीएस 95 पेंशनर्स को कैसे यहाँ पर लाभ हो सकता है, उसका कैसे भला हो सकता है। देखिए, पहले पॉइंट की बात करें तो सरकार को पिछले संशोधन यानी कि जो पहली बार संशोधन किया गया था 1/9/2014 में, तो उसी वेतन वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पेंशन योग्य वेतन की सीमा में संशोधन करना चाहिए। दूसरा है कि कल्याणकारी उपायों के रूप में बजटीय सहायता के साथ बुजुर्ग पेंशन भोगियों को कुछ राहत देने के लिए न्यूनतम पेंशन में संशोधन किया जाना चाहिए, यानी कि न्यूनतम पेंशन संशोधन दूसरा आप सभी के लिए महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। वहीं तीसरी है कि नवीनतम स्थिति का पता लगाने के लिए फंड का एक्चुअली मूल्यांकन किया जाना चाहिए। और अंत में दोस्तों यहाँ पर ईपीएस फंड को अधिक रिटर्न्स देने वाले साधनों में निवेश किया जाना चाहिए। इससे शुरुआती सेवानिवृत्ति लोगों की मृत्यु के कारण सरकार पर सब्सिडी का बोझ जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। यानी कि रामकृष्ण पिल्लई ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों का भला कैसे हो, इनके लिए 4 मुख्य पॉइंट बताए हैं, जिसमें पेंशन योग्य वेतन संशोधन, वही न्यूनतम पेंशन में भी संशोधन, फंड का एक्चुअली मूल्यांकन और इसी के साथ ईपीएस पेंशन फंड में जो निवेश है वो अच्छी जगह किया जाना चाहिए जिससे उनका रिटर्न्स जो है वो बेहतर मिल सके। ये दोस्तों हम सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। वहीं ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर पीपीएफओ को लेकर बड़ी खबर है। अगर आपको पीपीएफओ नंबर पता नहीं है, आपके पीपीएफओ में कुछ गड़बड़ है, तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। पेंशन से आप वंचित रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पीपीएफओ कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ईपीएफओ से आप सभी को क्या क्या फायदा हो सकता है, ऐसे तमाम जानकारी जो है ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर भी आप जाकर देख सकते हैं, जिससे आपकी पेंशन में किसी प्रकार की कोई भी रुकावट नहीं होने वाली है।